स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने YouTube चैनल दुनिया ऑनलाइन में। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के। इसका नाम है मुगलों का भारत आगमन। तो सबसे पहले प्रस्तुत करता हूँ आज के विचार। आज के विचार हैं भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के। ये विचार है, शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। जैसा कि आपको पता है, एस्टेट की एडमिट कार्ड जारी हो चुकी है, इसलिए मैंने सामाजिक विज्ञान से इतिहास विषय से एक ऐसा टॉपिक को चुना है जिससे एस्टेट के परीक्षा में प्रश्न तो आएंगे ही, साथ में विभिन्न प्रकार के जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज आप ध्यान से सुनिएगा और इसके आधार पर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उनका आंसर अच्छे से दीजिएगा। तो आज का टॉपिक है मुगलों का भारत आगमन, अर्थात बाबर का भारत पर आगमन। आपको शायद पता हो कि मुगलों ने जो भारत पे आक्रमण किया था, तो भारत में मुगलों का वंश का जो स्थापना किया वो बाबर ने ही किया था। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बाबर के भारत पर आक्रमण के संबंध में। यह टॉपिक एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कॉम्पिटिटिव परीक्षार्थियों के लिए। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों से यह कहना चाहूँगा कि ध्यान से आप इस टॉपिक को सुने और इसके आधार पर जो भी प्रश्न पूछे जाएं उसका आंसर आप दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुगलों के संबंध में कि मुगल कौन थे। सबसे पहला प्रश्न आता है कि आखिर मुगल थे कौन, कहाँ से आए थे ये? क्या वो आक्रांता थे? क्या वो भारत पे राज्य करने के विचार से आए थे, या फिर भारत की संपदाओं ने उनको आकर्षित किया था, या फिर वो भारत इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आए थे? इन प्रश्नों के जांच पड़ताल आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासक वंशों का प्रभाव रहा, परंतु मुगलों ने अपने पूर्ववर्तियों, विशेषकर सल्तनत काल के गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के विपरीत एक ज़्यादा प्रभावशाली साम्राज्य की स्थापना की। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो मुगलों से संबंधित है, वह एक ऐसा काल रहा है, मुगल काल, जिसने भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित किया। तो चलिए सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह मुगल आखिर कौन थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे, ऐसा एनसीईआरटी कहता है। यह महान शब्द का प्रयोग एनसीईआरटी ने किया है। यह महान शब्द शायद तर्कसंगत हमें नहीं लगता है, पता है, क्योंकि कोई भी आक्रांता को या फिर आक्रमणकारियों को या फिर जो लूटपाट करने आया हो, उन्हें महान कैसे कह सकते हैं? फिर भी अगर एनसीईआरटी यह कह रहा है तो एक विवाद का विषय है। आप आगे इस पर रिसर्च करिएगा। फिलहाल तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना कह सकते हैं कि दो प्रभावशाली शासक वंशों के ये वंशज थे मुगल, और इसी मुगल वंश का जो स्थापना किया था उस व्यक्ति का नाम था बाबर। माता की ओर से ये मुगल चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जो जुड़ी हुई स्मृतियाँ हैं वो सैकड़ों हजारों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित है, और मुगल नहीं चाहते थे कि उनका नाम वैसे व्यक्ति के साथ जुड़े जो नरसंहार में सम्मिलित हो। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। मुगलों के जो प्रतियोगी थे उज़्बेक, वो भी नरसंहार से ही जुड़े व्यक्ति थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनका जो संबंध है वो उस तरह के नरसंहारियों से हो। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि तैमूर ही वह उन लोगों का ऐसा पूर्वज था जिसने 1398 पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो मुगल अपने को तैमूर से ज़्यादा जोड़कर देखा करते। मुगल वंश का संस्थापक बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ट्रांसआक्सियाना की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था।
जो फरगना की जागीर का मालिक था। माता का नाम कुतलुग-निगार खां था। बाबर पिता के पक्ष की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज और माता के पक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार उसमें तुर्क और मंगोल दोनों के रक्त का मिश्रण था। बाबर ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था। आप ये जो पिक्चर स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह 1702 से 1712 के बीच का एक लघु चित्र है जो तैमूर और उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का चित्र प्रस्तुत करता है। मध्य में तैमूर है और उसके दाहिनी ओर उसका पुत्र मीरन शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़ा दादा था, और उसके बाद अबू शेद बाबर के दादा। तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और 5वें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं, और उसकी दाईं ओर उसी क्रम से हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। संभवतः यह चित्र मुगलों ने अपने वंशों के संबंधों को दिखाने के लिए बनाया हो। बाबर के पिता की मृत्यु के बाद मुगलों का सैन्य अभियान का शुरुआत होता है। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा था। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में 12 वर्ष की अल्पायु में इसकी गद्दी संभालने की बात की जाती है, क्योंकि 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर वो बैठता है और 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में उसका जन्म बताया गया है। तो इसके अनुसार वह 11 वर्ष की आयु में ही फरगना की गद्दी पर बैठा। परंतु एनसीईआरटी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह बता रहा है कि उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 12 वर्ष की थी। तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेक, मंगोलों की ही एक शाखा थी उज़्बेक, जो उनके प्रतियोगी थे। उज़्बेकों के आक्रमण के कारण बाबर को अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में बाबर काबुल पर कब्जा पाता है। परंतु बाबर को बार बार इन उज़्बेकों से सामना करना होता है। बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकों से बार बार पराजय, शक्तिशाली सफावी वंश तथा उस्मानी वंश के भय का ही प्रतिफल था। बाबर की उज़्बेक सरदार शैबानी खान ने बार बार पराजय उसे अपने पैतृक सिंहासन को प्राप्त करने के विचार को छोड़कर दक्षिण पूर्व अर्थात भारत में भाग्य आजमाने के लिए विवश कर दिया। तो आप यहाँ यह देखते हैं कि बाबर भय के मारे भारत पर आक्रमण करने को विवश किया। इसी कड़ी में जब 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया, तो परिणाम स्वरूप उसने 1507 ईस्वी में पातशाह की उपाधि धारण की। पातशाह से पूर्व बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। बाबर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली, खानदेश, विजयनगर एवं विभिन्न बहमनी रियासतें आदि अनेक स्वतंत्र राज्य थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी राज्यों तथा 2 हिंदू शासकों मेवाड़ एवं विजयनगर का ही उल्लेख किया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेवराय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी तथा लोधी वंश के इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने किया था। बाबर ने पानीपत आक्रमण से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। इस प्रकार हम देखें तो पानीपत विजय बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में बाजौर पर किया था और उसी आक्रमण में उसने भेरा के किले को भी जीता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि भेरा किले को जीतने में उसने सर्वप्रथम बारूद अर्थात तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। वहीं पर उसने तोपखाना एवं कुशल सेनापतित्व की प्रतिभा दिखाई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुगलमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, जिसको रूमी विधि भी कहते हैं, का प्रयोग किया था। क्या था यह उस्मानी विधि? 2 गाड़ियों के बीच जो जगह व्यवस्थित होती थी उसमें तोपों को रखकर चलाने की विधि को उस्मानी विधि कहा जाता था। इस विधि को उस्मानी विधि कहने का कारण क्या था? क्योंकि इस विधि का प्रयोग सबसे पहले उस्मानियों ने सफावी शासक इस्माइल के खिलाफ युद्ध में किया था। बाबर ने जो तुगलमा युद्ध पद्धति अपनाई थी वह उज़्बेकों से ग्रहण की थी, जो उनके प्रतियोगी रहे थे।
पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नामक 2 योग्य तुर्की अधिकारियों ने किया था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय का मुख्य कारण एकता का अभाव, अकुशल सेनापतित्व तथा अफगान सरदारों की उसकी क्षुद्रता थी। पानीपत का युद्ध परिणाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। फलस्वरूप इस युद्ध ने भारत के भाग्य का नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का निर्णय किया था। महत्वपूर्ण कहने का मतलब यह है कि यह बाबर की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो था, परंतु लोदियों के दृष्टि से बहुत ज़्यादा बुरा था। इसने लोदियों का अंत कर दिया। पानीपत युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के हर निवासी को एक चांदी का सिक्का दान में किया था। अपनी इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर कहा गया। राजपूतों के विरुद्ध बाबर द्वारा लड़े गए खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर का भारत में रहने का निश्चय था। राणा सांगा और बाबर के बीच शक्ति प्रदर्शन आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी तथा मेदनी राय ने भाग लिया था। बार बार अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने इस्लाम की रक्षा की सहारा लिया और उसने इस्लाम का नाम लेकर के जिहाद का नारा दिया और मुसलमानों पर लगने वाली तमगा नामक कर की समाप्ति की घोषणा की। इस प्रकार उसने अपने युद्ध को धार्मिक रंग देकर एक बहुत बड़े पक्ष को अपनी तरफ कर लिया। बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय की प्राप्ति के बाद गाजी यानी योद्धा और धर्म प्रचारक दोनों की उपाधि की धारण की। आशीर्वादी राज श्रीवास्तव ने बाबर एवं राणा की सेनाओं में 1-2 का अनुपात बताया है, जो अधिक तर्क संगत है। बाबर ने 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी पर अधिकार करने हेतु मेदनी राय पर आक्रमण किया। मेदनी राय पराजित हुआ। यह विजय बाबर के लिए मालवा जीतने हेतु सहायक सिद्ध हुई। बाबर ने इस युद्ध पर भी जिहाद का नारा दिया और युद्ध के पश्चात बहुत सारे राजपूतों की हत्याएं की। चंदेरी के युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जौहर व्रत किया। जौहर एक ऐसी प्रथा थी जिसमें राजाओं के हारने के बाद राजपूत स्त्रियां एक अग्निकुंड में खुद को जला लेती थी। इस प्रकार वो अपने आप को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाया करती थी, अपनी इज्जत को बचाया करती थी, अपने आत्मसम्मान की रक्षा वो जौहर करके करती थी। बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया था। ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने, बाबर के लोगों ने बहुत संख्या में राजपूतों की हत्याएं की थी। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही बाबर का दिल्ली पे कब्जा हो चुका था। फिर खानवा, चंदेरी युद्ध के पश्चात बाबर का उत्तर भारत पे राज्य स्थापित हो चुका था। पर बचे खुचे अफगान अब भी बाबर से युद्ध करना चाह रहे थे। बाबर ने अंतिम युद्ध 6 मई 1529 में घाघरा के युद्ध में बचे खुचे अफगान की सेना को, जो बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना थी, उसको पराजित किया, जिसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के पश्चात बाबर का भारत पर अस्थायी रूप से अधिकार हो गया। अब उसके साम्राज्य की सीमा सिंधु से लेकर बिहार तक तथा हिमालय से लेकर ग्वालियर तक फैल गई। परंतु बाबर अधिक दिनों तक राज नहीं भोग पाया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा में नूर अफगान, जिसे आधुनिक आराम बाग के नाम से जाना जाता है, बाग में दफना दिया गया। परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने हुए स्थान पर दफनाया गया। ऐसा माना जाता है कि 4 साल के बाद उसे पुनः काबुल में दफनाया गया। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद कहा था, काबुल की गरीबी अब हमारे लिए फिर नहीं, जिसका उल्लेख बाबरनामा में मिलता है। बाबर के भारत आगमन के पश्चात कुषाण साम्राज्य के बाद पहली बार उत्तरी भारत में काबुल और कंधार सम्मिलित हुए। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा, भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षियों एवं फूलों तथा फलों का विस्तृत वर्णन किया है। बाबर ने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने को बादशाह घोषित किया था, जबकि इससे पूर्व के शासक अपने आप को सुल्तान कहकर ही पुकारते थे। बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। उसने आगरा में जाबिंती विधि से एक बाग लगवाया, जिसे नूर अफगान कहा जाता था, परंतु अब इसे आराम बाग कहा जाता है। बाबर ने सड़कों को नापने के लिए गजे बाबरी नामक माप का प्रयोग किया था। बाबर की आत्मकथा का अनुवाद इश्किन सहित अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी और श्रीमती बेबरीज ने अंग्रेजी में किया है।
एलिफिस्टन ने बाबर के आत्मकथा के बारे में लिखा है कि वास्तविक इतिहास का वह एशिया में पाया जाने वाला अकेला ग्रंथ है। बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान तुर्की भाषा में संकलन करवाया। बाबर ने एक पद्य शैली का विकास किया जिसे मुबियान नाम दिया गया है। उसने रिसाले उसज की रचना की जिसे खते बाबरी भी कहा जाता है। बाबर के बारे में लेनपुर ने लिखा, बाबर वाज ए मेयर सोल्जर ऑफ फ्यूचर एंड नॉट द फाउंडर ऑफ एन एम्पायर। इस प्रकार बाबर ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने कई वर्षों तक भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। अगर युद्ध कौशल की बात करें तो हम प्रथम पानीपत युद्ध के बारे में बात करते हैं। बाबर के पास मात्र 12,000 लोगों की सेना थी, जबकि इस इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 सैनिक थे। लेकिन बाबर के जो सैनिक थे वह खूंखार बंजारों की थी। उनमें गजब का भाईचारा था और बाबर में गजब का सैनिक नेतृत्व करने की क्षमता थी। दुनिया के अन्य तमाम सफल सेनापतियों के भांति बाबर भी एक कुशल सेनापति था। वह जानता था कि इस समय दिल्ली का मुस्लिम अफगानी सुल्तान इब्राहिम लोदी कमज़ोर पड़ चुका है और उसने उसकी कमजोरियों को जान लिया था। इब्राहिम लोदी को लोगों से मिलने की आदत थी। यह जानने के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को दिल्ली से मात्र 40 किलोमीटर दूर पानीपत में घेरने की योजना बनाई और उसकी 1,00,000 सेना को पराजित कर इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर एक कुशल रणनीतिकार भी था। वह 1 सप्ताह पहले ही इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए पानीपत पहुंच जाता है और वहां ऐसा जाल बिछाता है कि इब्राहिम लोदी बिल्कुल एक शिकार की तरफ फंस जाता है। वह एक पैदाइशी योद्धा था और उसने कुशल युद्ध नीति के तहत मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस प्रकार मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई और आगे चलकर कई बादशाह मुगल साम्राज्य में हुए। अब आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम फिर से कुछ प्रश्नों को लेकर के आएंगे। मुगल साम्राज्य के आधार पर जो कुछ प्रश्न निकल के आए हैं उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल दुनिया ऑनलाइन। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए। जस्ट कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग दुनिया ऑनलाइन। थैंक यू।